हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 को। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है, फिर से हम वही करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या ड्रॉ करना है उसके हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो उन्होंने कहा है फर्स्ट लाइन पर, सरस्वती हाई स्कूल खेड़ showed the following position on 31st March 2018। उसके नीचे उन्होंने दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। तो उन्होंने आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है 31st March 2018। उसके नीचे देखोगे तो उन्होंने दिया हुआ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो डेट है वो हमारा करंट ईयर है। तो 31st March 2019 को हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है, यानी कि 18-19 इज माई करंट ईयर। एंड जो ऊपर बैलेंस शीट दी है उसकी डेट है 31st March 2018, यानी कि ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। तो 17-18 इज माय प्रीवियस ईयर, गेटिंग इट। 17-18 2017-2018 ये पिछला साल है एंड 2018-2019 इज माय करंट ईयर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दी है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, एंड क्वेश्चन के एंड में नीचे देखोगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि ही एडजस्टमेंट दी है। तो यहाँ पर फिर से 3 हिस्सों में क्वेश्चन बटा हुआ है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड करंट ईयर की एडजस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, या हमें करना क्या है, या हमें बनाना क्या है, उन्होंने कहाँ पर दिया है, तो उन्होंने एकदम क्वेश्चन के एंड में दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि आपको इस साल का यानी कि 31st March 2019 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या करेंगे हम, तो पहले हम उसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। एज यूजुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सरस्वती हाई स्कूल खेड़, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, राइट। एंड अगले पेज पर आप बनाओ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, राइट। तो सबने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। नेसेसरी आइटम्स के लिए हम टिक मार्क करते हैं या नेसेसरी एडजस्टमेंट्स के लिए हम टिक मार्क करते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो मैं शुरुआत करूंगा फिर लास्ट ईयर बैलेंस शीट के आइटम उन्हें मैं पढ़ूंगा, उनके लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट पे या फिर बैलेंस शीट पे जहां जरूरत है वहां पर मैं टिक मार्क करूंगा। फिर मैं नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके लिए टिक मार्क करूंगा। इज इट क्लियर? तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, कंसिडर इट एज एडजस्टमेंट। तो मैं शुरुआत करूंगा विद द पिछले साल के बैलेंस शीट की लायबिलिटी के एक एक आइटम पढ़ूंगा, उसके लिए टिक मार्क करूंगा। फिर एसेट्स के एक एक आइटम पढ़ूंगा, उसके लिए टिक मार्क करूंगा। फिर नीचे दी हुए एडजस्टमेंट्स को पढ़ूंगा, उसके लिए टिक मार्क करूंगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो लेट्स स्टार्ट विद पिछले साल के लायबिलिटी में क्या दिया है, पहला आइटम कैपिटल फंड। तो पिछले साल कितना कैपिटल फंड था आपके पास, 6,80,000। तो कैपिटल फंड एज यूजुअल आपको दिया है, तो उसके लिए हम कहीं पर टिक मार्क करते हैं क्या, आंसर इज नो। तो कैपिटल फंड है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। अगला आइटम दिया उन्होंने एंट्रेंस फीस। तो ये एंट्रेंस फीस उन्होंने लायबिलिटी में लिखी है, इसका मतलब एंट्रेंस फीस उन्होंने कैपिटलाइज की है। तो इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो, क्या इस साल हमें कोई एंट्रेंस फीस मिल रही है क्या? अगर मिल रही है तो रिसिप्ट्स में जनरली एंट्री होनी चाहिए। तो रिसिप्ट्स में मुझे कोई एंट्रेंस फीस दिख रही है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? आंसर इज नो। पेमेंट में चेक करो, कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब पेमेंट साइड में कोई एंट्रेंस फीस की एंट्री है क्या? आंसर इज नो। पेमेंट में एंट्रेंस फीस जनरली नहीं होगा, अगर एंट्रेंस फीस है तो दैट इज रिसिप्ट, रिसिप्ट में ही होना चाहिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस एंट्रेंस फीस के लिए कहीं पर टिक मार्क नहीं दूंगा। अब हम चलते हैं ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में पहला आइटम है कैश इन हैंड, यानी कि पिछले साल मेरे पास 5,000 रुपये कैश इन हैंड था। दिस इज नथिंग बट मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड दिख रहा है। तो ये कैश इन हैंड 5,000 एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन का कैश इन हैंड 5,000 क्रॉस मैच हो रहा है, तो उनको हम दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसे हम अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। सेम इज विद पिछले साल कैश एट बैंक था 8,000, इस साल बैलेंस ब्रॉट डाउन में मुझे दिख रहा है 8,000, तो ये 8,000 दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, राइट। ये हमने इससे पहले वाले कुछ सम्स में ऐसा सेम किया हुआ है, तो मैं सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कैश इन एंड कैश एट बैंक आर नथिंग बट माई दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस एंड पिछले साल के एसेट्स मैच कर रहे हैं कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो दोनों को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। कैश एट बैंक के बाद अगला आइटम है लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी इज नथिंग बट यूर एसेट्स, है कि नहीं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो, लैबोरेटरी की कोई एंट्री दिख रही है क्या रिसिप्ट्स में? इज देयर एनी टू एंट्री कॉल्ड टू लैबोरेटरी?
पेमेंट में चेक करो, इज देयर एनी एंट्री कॉल्ड बाय लैबोरेटरी, द आंसर इज नो, तो इसके लिए फिर से कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। लैबोरेटरी के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो माई एसेट, फिक्स्ड एसेट है कि लैबोरेटरी इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स। तो फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो कि इस साल कोई नई बिल्डिंग खरीदी है या हमने बिल्डिंग में से कोई हिस्सा बेचा है क्या, तो रिसिप्ट साइड में आपको कोई दिख रहा है क्या, टू बिल्डिंग करके आइटम, आंसर इज नो। पेमेंट में चेक करो आपको बिल्डिंग करके या बाय बिल्डिंग करके कोई आइटम दिख रहा है क्या, अगेन द आंसर इज नो, देयर इज नो बाय बिल्डिंग या पेमेंट में बिल्डिंग की कोई एंट्री नहीं है। तो बिल्डिंग के बाद आगे बढ़ो, पिछले साल के एसेट्स में बिल्डिंग के बाद क्या अगला आइटम, फर्नीचर, राइट, तो फर्नीचर इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स। तो फिर से मैं वही चेक करूंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई फर्नीचर का एंट्री मुझे दिख रहा है क्या, तो रिसिप्ट साइड में इज देयर एनी एंट्री कॉल्ड टू फर्नीचर, आंसर इज नो। पेमेंट साइड में इज देयर एनी एंट्री बाय फर्नीचर, आंसर इज यस। आप बैलेंस कैरेट डाउन के ऊपर देखो, बाय फर्नीचर 50,000 ब्रैकेट में कहा है परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018, दिस इज नथिंग बट माय न्यू फर्नीचर जो मैं इस साल खरीद रहा हूँ। तो जो पिछले साल के एसेट्स में मुझे दिख रहा है फर्नीचर 40,000, दैट इज माय ओल्ड फर्नीचर, एंड जो नीचे दिख रहा है 1 जुलाई 2018 दैट इज माय न्यू फर्नीचर जो मैं इस साल खरीद रहा हूँ, राइट। तो ये जो नया फर्नीचर है, ये नया फर्नीचर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराने फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा, तो मैं पुराने फर्नीचर यानी कि बैलेंस शीट वाले फर्नीचर पे एक टिक मार्क दे रहा हूं, राइट। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आप क्या कर सकते हो, जो बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया वहां पर लिखो ओल्ड, एंड जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में फर्नीचर दिया वहां पर लिखो न्यू, राइट। इसका हमें आगे जाके फायदा ही होगा। तो सबने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के बाद अगला आइटम आपको दिया है बुक्स। अगेन बुक्स इज ऑल्सो द फिक्स्ड एसेट्स, बुक्स इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स। ये जो इंस्टीट्यूट है सरस्वती हाई स्कूल, बुक्स उनके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो अगेन आई हैव टू चेक ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड कि क्या इस साल मैंने कोई बुक्स खरीदी है, द आंसर इज पेमेंट साइड में मुझे दिख रहा है बाय बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019 15,000। तो मेरे पास पिछले साल बुक्स थे 22,000, इस साल मैंने खरीदे कितने के, 15,000 के। तो ये जो 15,000 के बुक्स है, दिस इज न्यू बुक्स फॉर मी, एंड जो एसेट्स में दिख रहे हैं 22,000 के, दे आर ओल्ड बुक्स फॉर मी। तो बुक्स जो 22,000 उसे ओल्ड कहो, एंड इन बुक्स को नए बुक्स कहो जो पेमेंट में है, राइट। अब इन नए बुक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराने बुक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो पुराने बुक्स पे ओल्ड बुक्स पे पुट अ टिक मार्क, एज सिंपल एज दैट। बुक्स के बाद अगला आइटम एसेट्स में दिया है ट्यूशन फीस 10,000, ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000, मतलब पिछले साल मुझे 10,000 ट्यूशन फीस आनी बाकी थी। तो पिछले साल 10,000 ट्यूशन फीस आनी बाकी थी, तो वो मुझे इस साल शायद मिल गई होगी। तो रिसिप्ट में चेक करो कि ट्यूशन फीस मिली है क्या मुझे इस साल, तो रिसिप्ट्स में मैं देखूंगा तो ट्यूशन फीस के नीचे वो दे रहे 17, 18, 8,000। सो व्हाट डज दैट मीन, पिछले साल कितनी ट्यूशन फीस आनी बाकी थी, पिछला साल यानी कि 17, 18 ही, तो पिछले साल मुझे 10,000 फीस आनी बाकी थी। मैं अगर रिसिप्ट्स में देख रहा हूं तो मुझे 10 में से 8,000 रुपए मिल गए, यस और नो। तो इसका मतलब पिछले साल के 2,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो 8,000 है इसे कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि ये मैच हो रहा है पिछले साल के ट्यूशन फीस रिसीवेबल के साथ, लेकिन इसकी अमाउंट मैच नहीं हो रही। यहां पर 8,000 है, वहां पर 10,000 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस इज 2,000। तो ये डिफरेंस 2,000 कहां पर है, तो ये डिफरेंस 2,000 है ऑन दी एसेट साइड। तो ये 8,000 कैंसिल हो गए और वहां पर 10,000 के जगह 2,000 बच गए। तो 10 में से मैंने क्या किए, 8 कैंसिल कर दिए, तो 2,000 ट्यूशन फीस अभी भी रिसीवेबल है। इसका सिंपल लॉजिक इज कि पिछले साल मुझे 10,000 ट्यूशन फीस आनी बाकी थी, उन्होंने कहा है ट्यूशन फीस रिसीवेबल यानी कि ट्यूशन फीस मिलना बाकी है। तो मैंने क्रॉस चेक किया कि वो मुझे इस साल मिले क्या, बैलेंस शीट पिछले साल की है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है। तो पिछले साल जो 10,000 ट्यूशन फीस आना बाकी था वो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि वो रिसिप्ट में मुझे मिले या नहीं मिले, इस साल मिले या नहीं मिले। तो मुझे रिसिप्ट में दिख रहा है कि ट्यूशन फीस के नीचे वो कह रहे हैं 17, 18, यानी कि पिछले साल के आपको 8,000 मिल गए, पिछले साल आने बाकी थे 10, मुझे मिल गए 8, मतलब 10 में से 8 मिल गए, तो बैलेंस बचे 2,000। तो मैंने वो 10 को कैंसिल किए कि 10 अभी आने बाकी नहीं है, 10 में से केवल 2,000 आने बाकी है, 8,000 मिल गए। ये 8,000 कंप्लीटली कैंसिल किए, एंड 10 में से मैंने 8,000 कैंसिल करके 2,000 वहां पर लिख लिया। इज इट क्लियर? तो इसका सिंपल मतलब है पिछले साल का अभी भी 2,000 सब्सक्रिप्शन, अभी भी 2,000 ट्यूशन फीस आना बाकी है, राइट। तो ये मैंने बस इस तरह मार्किंग कर ली। पिछले साल का ट्यूशन फीस मैंने 10,000 कैंसिल किया, वहां पर 2,000 लिखा, और रिसिप्ट्स में जो ट्यूशन फीस पिछले साल का था 17, 18 उसे मैंने कंप्लीटली कैंसिल किया, राइट। तो 10,000 में से 8,000 मिल गया, तो पिछले साल के अभी भी 2,000 आने बाकी है। क्वेश्चन के एंड में देखते हैं इसका करना क्या है। इज इट क्लियर, राइट। आगे बढ़ो।
ट्यूशन फीस रिसीवेबल लास्ट आइटम था फ्रॉम द एसेट साइड, तो मैंने क्या किया, पिछले साल की बैलेंस शीट पढ़ ली, राइट, पहले लायबिलिटी पढ़ा फिर एसेट्स पढ़ा, उसके लिए मैंने नेसेसरी टिक मार्क्स किए। अब मैं क्या करता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स है उन्हें एक एक करके पढ़ता हूँ। तो द फर्स्ट एडजस्टमेंट दे हैव गिवन, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5000, इस साल का 5000 ट्यूशन फीस आना बाकी है, तो उसके लिए रिसिप्ट्स में जो 18-19 यानी कि करंट ईयर का ट्यूशन फीस है 1 लाख, उस 1 लाख पे एक टिक मार्क दे दो। इज इट क्लियर? इस साल का 5000 ट्यूशन फी आना बाकी है, तो इस साल के ट्यूशन फीस पे मैंने रिसिप्ट पे टिक मार्क कर लिया। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरीज टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, टीचर का सैलरी देना बाकी है, तो सैलरी की एंट्री पेमेंट में दिख रही है, आपको दिख रही है कि सबको बाय सैलरीज टू टीचर, पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरीज टू टीचर। थर्ड एडजस्टमेंट, रेंट पेड इन एडवांस 3000, आपने 3000 रेंट एडवांस पे किया है, तो रेंट की एंट्री कहाँ पर दिख रही है, पेमेंट में सबको दिख रहा है कि ऑफिस रेंट, पुट अ टिक मार्क ऑन ऑफिस रेंट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बुक एट 15% एंड फर्नीचर एट 10%। हमें किसे डेप्रिसिएट करना है, बुक्स को भी डेप्रिसिएट करना है एंड फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है। तो बुक्स एंड फर्नीचर मेरे पास पिछले साल के एसेट्स में है, तो उन दोनों पे और एक एक टिक मार्क करो, बुक्स पे एक टिक मार्क करो एंड फर्नीचर पे एक टिक मार्क करो, मतलब बुक्स पे टोटल 2 टिक मार्क्स बन गए, फर्नीचर भी टोटल 2 टिक मार्क बन गए। यस और नो? कैसे क्या 2 टिक मार्क? तो बुक्स एंड फर्नीचर में इस साल खरीद भी रहा हूँ, उसका एक एक टिक मार्क है एंड दोनों को मैं डेप्रिसिएट भी कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा टिक मार्क। इज इट क्लियर? तो 4 एडजस्टमेंट थी, वो भी हमने पढ़ ली, उसके लिए हमने नेसेसरी टिक मार्क्स कर लिए। अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम होगा पोस्टिंग का। तो मैं पोस्टिंग की शुरुआत करूंगा विद द लास्ट ईयर्स के लायबिलिटी साइड से। तो लायबिलिटी को मैं एक एक करके पढ़ता हूँ और उसे पोस्ट करता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो पिछले साल के लायबिलिटी में या क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वो पिछले साल की बैलेंस शीट है, यानी कि पिछले साल के लायबिलिटी में आपको पहला आइटम दिया हुआ है कैपिटल फंड 6,80,000, मैं उसको उठाऊंगा और इस साल की लायबिलिटी में इनर कॉलम में लिख लूंगा 6,80,000। कैपिटल फंड जब भी आएगा ऐसा ही करना है, कैपिटल फंड को लायबिलिटी में हमेशा लिखना है एंड दैट टू इनर कॉलम में। कैपिटल फंड के बाद अगला आइटम दिया है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस पिछले साल के लायबिलिटी में है, उस पर कोई मार्किंग नहीं है, तो मैं फिर से उसको उठा के इस साल के लायबिलिटीज में लिख लूंगा एंट्रेंस फीस 20,000। कैपिटल फंड के बाद कुछ लाइनें छोड़ के एंट्रेंस फीस 20,000। तो लायबिलिटी में 2 ही आइटम थे। अब चलते हैं ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में पहला आइटम है कैश इन हैंड, जिसे मैं कैंसिल कर चुका हूँ तो भूल जाओ। कैश एट बैंक, उसे भी मैं कैंसिल आउट कर चुका हूँ तो भूल जाओ। अगला आइटम है लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी इज माय फिक्स्ड एसेट्स, उसको मैं पिछले साल के बैलेंस शीट से उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में लिखूंगा लैबोरेटरी 15,000। कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो लैबोरेटरी 15,000। इज इट क्लियर? लैबोरेटरी के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग। तो फिर से बिल्डिंग इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स, तो मैं बिल्डिंग को पिछले साल के एसेट्स से उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में लिख लूंगा बिल्डिंग। कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में 6 लाख। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। तो फर्नीचर इज ऑल्सो माई फिक्स्ड एसेट्स, उसको उठाओ, इस साल के एसेट्स में लिखो बट इनर कॉलम में 40,000, लीव 3 लाइन, पुट अ एरो। फर्नीचर के बाद बुक्स भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, तो बुक्स को उठाओ, इस साल के एसेट्स में लिखो इनर कॉलम में 22,000, लीव 3 लाइन, पुट अ एरो। बुक्स के बाद ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस ऑलरेडी हमने क्या किया, 10,000 रुपए कैंसिल किया और उसके जगह लिखे हैं 2,000, तो इसका मतलब पिछले साल के 2,000 अभी भी मुझे आने बाकी है, राइट। तो मैं उस पर हैशटैग करके पेंडिंग छोड़ दूंगा, अभी मैं उसका पोस्टिंग नहीं करूंगा। क्वेश्चन के एंड में हम देखते उसका करना क्या है, या एडजस्टमेंट के साथ देखते कि उसका करना क्या है। तो हैशटैग दे दो, मैंने आपको कहा है एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक के आइटम अगर आपको पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखते हैं तो हैशटैग दे दो और इसे एडजस्टमेंट के साथ कंसीडर करो। तो जो एडवांस जो ट्यूशन फीस रिसीवेबल है उसको मैं कैंसिल करके 2,000 में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो उस 2,000 पे हैशटैग दे दो, पेंडिंग रखो, हम क्वेश्चन के एंड में आके देखते हैं या एडजस्टमेंट सॉल्व करते देखते इनका करना क्या है, राइट। तो इसका मतलब मेरी पिछले साल की एसेट साइड भी पढ़ के कंप्लीट हुई, पोस्ट किए मैंने उसमें से जितने आइटम चाहिए थे उतने, राइट, एंड मैंने ट्यूशन फीस रिसीवेबल पे हैशटैग दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब मैं चलता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। मैं रिसिप्ट साइड के एक आइटम को पोस्ट करता हूँ, दैट इज वेरी इजी सिंपल पोस्टिंग, राइट, उसे हम फटाफट करते हैं। तो रिसिप्ट में पहला आइटम है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश आउट बैंक कैंसिल कर चुका हो तो उसे भूल जाओ। अगला आइटम है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में 17-18 यानी कि पिछले साल की ट्यूशन फीस, उसे भी मैं कैंसिल कर चुका हूं तो उसे भूल जाओ। 18-19 यानी कि इस साल की ट्यूशन फीस, तो इस साल आपको 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस मिल रही है, तो ये 1 लाख रुपए इज नथिंग बट यूर इनकम, तो मैं इसको उठाऊंगा, इनकम में लिखूंगा बाय ट्यूशन फीस 1 लाख, इन अ कॉलम लीव 1 लाइन, पुट आर, राइट।
नेक्स्ट आइटम इज फाइन कलेक्टेड। तो ये स्कूल है, अपने बच्चों पर फाइन लगा रहा है कि नहीं, तो अपने बच्चों से वो या अपने स्टूडेंट से वो फाइन कलेक्ट कर रहा है कि नहीं। आप भी अपने स्कूल में या कॉलेजेस में किसी ना किसी बात के लिए फाइन देते होगे। तो ये जो फाइन कलेक्ट किया है स्कूल ने, ये फाइन कलेक्शन इज अगेन स्कूल का क्या बन गया, इनकम बन गया। तो मैं फाइन कलेक्टेड को उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय फाइन कलेक्टेड 2000, राइट। उस पर कोई टिक मार्क नहीं, तो आउटर कॉलम। फाइन कलेक्टेड के बाद एडमिशन फीस फिर से उठाओ, इनकम में लिखो बाय एडमिशन फीस 10,000। एडमिशन फीस के बाद फिर से टर्म फीस उठाओ, इनकम में लिखो बाय टर्म फीस 7,000। टर्म फीस के बाद अगला आइटम है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। आपको डोनेशन मिला, इज इट अ जनरल डोनेशन? आंसर इज नो। डोनेशन हमने क्वेश्चन या इस चैप्टर के शुरुआत में ही काफी बार डिस्कस किया कि डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। अगर डोनेशन जनरल है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था डोनेशन जनरल या जनरल डोनेशन, वो मैं इनकम में लिखूंगा। बट इफ इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, मैं उसे लायबिलिटी में लिखूंगा। तो यहां पर वो कह रहे हैं डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, मतलब इट इज स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन मुझे लाइब्रेरी के लिए मिला है, तो मैं डोनेशन को उठाऊंगा एंड लायबिलिटी में लिखूंगा, बिकॉज यहां पर डोनेशन इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइटम डोनेशन फॉर लाइब्रेरी के बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट योर इनकम। उठाओ, इनकम में पोस्ट करो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5000। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये आपको बार बार मिलने वाला है, तो जो आइटम मुझे बार बार मिलता है उसे मैं रेवेन्यू कहता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट माय इनकम, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड इनकम साइड में लिखूंगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2 lakhs। इज इट क्लियर? तो रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स हमने पोस्ट कर लिए। अब हम चलते हैं ऑन दी पेमेंट साइड के आइटम। तो पेमेंट साइड के आइटम आइदर आपका एक्सपेंडिचर बनेगा या फिर एसेट बनेगा। तो देखते हैं पहला आइटम क्या है, सैलरी टू टीचर्स। तो जो स्कूल या कॉलेज है, उन स्कूल कॉलेज के टीचर्स को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी इस स्कूल का क्या बना, खर्चा बना। तो सैलरी जाएगा ऑन दी एक्सपेंडिचर में टू सैलरीज टू टीचर, इनर कॉलम में 1,80,000, लीव वन लाइन, पुट अ एरो। तो अगला आइटम क्या है, सैलरीज टू टीचर्स के बाद सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। तो फिर से सैलरी पे कर रहे हैं हम ऑफिस स्टाफ को, है कि नहीं। तो फिर से ये मेरे लिए क्या बन गया, खर्चा। तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, आउटर कॉलम में 30,000। नेक्स्ट इज बुक्स, राइट। वहां पर हमने लिखा है नए बुक्स है, तो नए बुक्स को मैं उठाऊंगा और पुराने बुक्स जो मेरे एसेट्स में उनमें ऐड करूंगा। तो मैं लिखूंगा प्लस परचेस्ड 15,000। तो ऑलरेडी मेरे पास 22,000 के बुक्स थे, उसमें लिखूंगा प्लस परचेसेस 15,000। तो 22 प्लस 15 टोटल बुक्स कितने बन गए, 37,000। ये याद रखो, 22,000 के पुराने बुक्स है, 15,000 रुपए के नए बुक्स है, राइट। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो पेंसिल से बुक्स जो पहले है 22,000 ओल्ड एंड प्लस परचेज, ब्रैकेट में पेंसिल से लिखो न्यू। तो 22 ओल्ड बुक्स, 15,000 के न्यू बुक्स, 22 प्लस 15 37,000 इज आर टोटल बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बट उसे अंदर ही लिखो क्योंकि उस पर और एक एडजस्टमेंट बाकी है, राइट। तो बुक्स सबने ऐड किए पुराने बुक्स में। नेक्स्ट बुक्स के बाद पेमेंट में अगला आइटम क्या है, तो बुक्स के बाद अगला आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सिंपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज माय एक्सपेंस। तो खर्चे में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अगला आइटम क्या है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। तो फिर से एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है, नाम में ही उन्होंने कहा है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। उठाओ, खर्चे में लिखो टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 10,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम है ऑफिस रेंट। तो फिर से ऑफिस रेंट यानी कि ऑफिस के रेंट में पे कर रहा हो तो ये मुझे बार बार पे करना पड़ेगा। तो रेंट इज माय एक्सपेंस, एज यूजुअल उसे उठाओ, एक्सपेंसेस में लिखो टू ऑफिस रेंट, इनर कॉलम में 16,000, लीव वन लाइन, पुट अ एरो। ऑफिस रेंट के बाद रिपेयर्स। तो रिपेयर्स अगेन खर्चा है, उठाओ, खर्चे में लिखो टू रिपेयर्स 15,000। रिपेयर्स के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, नाम में ही है स्पोर्ट्स के खर्चे, तो फिर से उसे खर्चे में लिखो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के बाद फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखा हुआ कि ये नया फर्नीचर है, मैंने इस साल खरीदा हुआ है, यस और नो। तो इस फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, एसेट्स में जो मेरा पुराना फर्नीचर है उसमें ऐड करूंगा। तो इस नए फर्नीचर को उठाओ और जो एसेट्स में फर्नीचर है उसमें लिखो प्लस परचेस्ड, पेंसिल से ब्रैकेट में लिखो न्यू। कितना खरीदा मैंने इस साल नया फर्नीचर, 50,000। पुराना फर्नीचर था 40,000, नया फर्नीचर बन गया 50,000। टोटल फर्नीचर इनर कॉलम में 90,000। उसके नीचे और एक एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करनी है, राइट। तो जो 40,000 का फर्नीचर दैट इज ओल्ड फर्नीचर एंड 50,000 का फर्नीचर है दैट इज न्यू फर्नीचर। पेंसिल से चाहिए तो दोनों के आगे ब्रैकेट में लिख के रखो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? अब फर्नीचर के बाद पेमेंट में लास्ट आइटम आपको मिला है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है साल के एंड में आपके पास
कैश में 8,000 एंड बैंक में 12,000 है। तो एज यूजुअल कैरिड डाउन यानी कि साल के एंड वाला है उसको उठाओ एंड कैरिड डाउन इट टू दी एसेट साइड। एसेट्स में लिखो कैश 8,000 बैंक 12,000 या कैश इन हैंड 8,000 कैश एट बैंक 12,000। इज इट क्लियर? तो मेरे पेमेंट के भी सारे आइटम पोस्ट करके कंप्लीट हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, राइट। हर एक एडजस्टमेंट को ट्राई टू गिव डबल इफेक्ट। इफ एनीथिंग इज ऑफ प्रीवियस ईयर उसका एक ही इफेक्ट बनेगा, क्योंकि हम अगेन फिर से पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो अगर कोई पिछले साल का आइटम होगा तो उसके लिए एक ही इफेक्ट होगा, इस साल के आइटम होंगे तो उसको डबल इफेक्ट देते हैं। तो लेट्स रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000। करंट ईयर इस साल के 5,000 ट्यूशन फीस आने बाकी है। तो सिंपली ट्यूशन फीस इज माई इनकम। इनकम में मैं ऑलरेडी ट्यूशन फीस लिख चुका हूँ 1 लाख। तो ये 5,000 में उसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 1 लाख मुझे ऑलरेडी मिल गए, 5,000 और आने बाकी है। तो ये 5,000 इसी साल के है, तो आउटस्टैंडिंग इस साल का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000, 1 लाख प्लस 5,000, टोटल ट्यूशन फीस मेरी बाहर बच गई 1,05,000। अब ये जो 5,000 ट्यूशन फीस है ये कौन से साल के आने बाकी है, इस साल के। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा एसेट्स में। तो मैं एसेट्स में लिखूंगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल। वाई रिसीवेबल, क्योंकि मुझे इस साल का 5,000 ट्यूशन फीस आना बाकी है। तो मैं एसेट्स में लिखूंगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल, अंडरलाइन करके करंट ईयर इज 18-19, इनर कॉलम में 5,000। वाई इनर कॉलम में 5,000, क्योंकि मुझे पिछले साल की भी ट्यूशन फीस रिसीवेबल है। वो कहां पर है, तो वो पिछले साल के एसेट्स में हमने हैशटैग करके छोड़ा है। तो देखो हैशटैग वाला आइटम, तो हैशटैग वाले आइटम में हमने लिखा है ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000 थे, बट उसमें से 8,000 मिल गया, मतलब 2,000 बाकी है। तो वो 2,000 मैं इस साल के एसेट्स में लिखूंगा एज 17-18 2,000। तो इस साल के 5,000 प्लस पिछले साल के 2,000, तो टोटल ट्यूशन फीस मुझे 7,000 आना बाकी है। 5,000 इस साल के, उसका मैंने डबल इफेक्ट दिया, एक इनकम में ट्यूशन फीस में ऐड कर दिया, एक एसेट्स में लिखा। इस साल के 5,000 है तो उसका डबल इफेक्ट हुआ। पिछले साल के 2,000 ट्यूशन फीस बाकी थे, वो 2,000 ट्यूशन फीस कहाँ थे, तो वो 2,000 ट्यूशन फीस हैशटैग में आपके पिछले साल के बैलेंस शीट में बाकी बचे थे। टोटल 10 थे, बट 10 में से हमें रिसिप्ट्स में 8,000 की एंट्री पहले दिखी है, तो 10 में से हमने 8 कैंसिल किए। पिछले साल के 2,000 ट्यूशन फीस आने बाकी थे, तो मैंने एसेट्स में लिख लिए एज ट्यूशन फीस रिसीवेबल, अंडरलाइन करके 18-19 इस साल के 5,000, 17-18 पिछले साल के 2,000, तो टोटल ट्यूशन फीस बाहर बचा 7,000। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया, 5,000 जो इस साल की ट्यूशन फीस आने बाकी थे, उसके साथ साथ हमने पिछले साल के हैशटैग वाले ट्यूशन फीस को कंसीडर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। सिंपल एडजस्टमेंट है, सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15,000। 15,000 सैलरी टीचर्स को देना बाकी है, तो सैलरी टू टीचर इज माई खर्चा। तो खर्च में लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000, टोटल सैलरी बाहर बच जाएगी 1,95,000। टीचर्स को सैलरी देना बाकी है, तो इट बिकेम माई लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट में लायबिलिटी में दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर 15,000, राइट। तो सैलरीज टू टीचर का डबल इफेक्ट, एक खर्च में ऐड कर दिया सैलरीज में, और दूसरा लायबिलिटी में मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर 15,000। सिंपल। दूसरी एडजस्टमेंट हो गई, चलते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पर। रेंट पेड इन एडवांस 3,000, तो ये भी हमारी सिंपल एडजस्टमेंट है। रेंट इज अगेन माई खर्चा, तो खर्च में मेरा रेंट है कितना, तो खर्च में मैंने रेंट लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है ऑफिस रेंट 16,000। अब वो कह रहे 16,000 में से 3,000 एडवांस है, मैंने अगले साल के इस साल पे की, एडवांस पेड है, अगले साल का रेंट मैं इस साल पे कर रहा हूँ। तो रेंट से मैं सबट्रैक्ट करूंगा माइनस एडवांस 3,000 या माइनस प्रीपेड 3,000, तो 16 माइनस 3 बाहर बचेंगे 13,000। एंड मैंने एडवांस पे किया है, नथिंग बट प्रीपेड है, अगले साल के पैसे मैं अभी पे कर रहा हूँ, तो एडवांस पेड बिकेम माई एसेट्स। दूसरा इफेक्ट में दूंगा एसेट्स में एडवांस रेंट या एडवांस ऑफिस रेंट 3,000, एज सिंपल एज दैट। तो एडवांस रेंट के डबल इफेक्ट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, depreciation on books at 15% per annum and 10% on furniture, right? तो यहाँ पर you have to be very careful। अब ये ऑलरेडी हम फाइनल अकाउंट्स में कर चुके हैं, नया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, पुराने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, तो फिर से हमें वही यहाँ पर कंसिडर करना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स फर्स्ट। तो बुक्स कहाँ पर है, तो बुक्स मेरे एसेट्स में है। कितने रुपए के बुक्स सबको एसेट्स में दिख रहे हैं, तो ऑलरेडी मेरे पास पुराने बुक्स थे 22,000 प्लस नए बुक्स से 15,000, तो टोटल बुक्स है मेरे पास 37,000 के, है कि नहीं। तो मैं 37,000 पर अगर डायरेक्टली
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। 37,000 का डायरेक्टली 15% कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बुक्स में दो एंट्री है, पुराने बुक्स एंड नए बुक्स। तो मैं जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं पुराने बुक्स का सेग्रीगेशन अलग करूंगा, नए बुक्स का सेग्रीगेशन अलग करूंगा। तो उसके लिए हम छोटा सा वर्किंग नोट करते हैं, सब लोग अपने अपने नोटबुक्स में मेरे साथ ही वर्किंग बनाओ। तो वर्किंग में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, राइट। उसके दो हिस्से करो, ओल्ड बुक्स एंड न्यू बुक्स। अब मुझे बताओ हमारे पास पुराने बुक्स कितने हैं, तो हमारे पास पुराने बुक्स है 22,000 के। तो उस 22,000 पे स्ट्रेट अवे 15% कैलकुलेट करो तो 22,000 का 15% बना 3,300। तो पुराने बुक्स का डेप्रिसिएशन बन गया 3,300। अब मुझे बताओ हमारे नए बुक्स कितने हैं 15,000 के। तो मुझे बताओ ये जो नए बुक्स है ये हमने कब खरीदे हैं, ये हमने इस साल खरीदे हैं, यस और नो। तो हमने अगर उसे इस साल खरीदे तो उसकी डेट हमें दी होनी चाहिए। अगर डेट दी है तो वेरी गुड, डेट नहीं दी है तो हम इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? बट अगर डेट दी है तो हमें बस उतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेट के लिए पेमेंट में चेक करो, आपको दिया है परचेस्ड ऑफ बुक, ब्रैकेट में उन्होंने कहा था परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। सबको पेमेंट में दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में देखो, उन्होंने आपको कहा है बाय बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पर वर्किंग में क्या कर रहा हूं, न्यू बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। अब मैं पीरियड फाइंड आउट करूंगा, मैंने बुक्स खरीदे जनवरी 19 एंड मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 2019 पीरियड इज ऑफ 3 मंथ्स। मतलब ये जो नए बुक्स है उस पर मुझे 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं उसका कैलकुलेशन इस प्रकार करूंगा, 15,000 के नए बुक्स इंटू 15% इंटू 3/12, क्योंकि 15% से मुझे 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए। नए बुक्स इज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो जो नए बुक्स है दे आर ओनली 3 मंथ्स ओल्ड। तो जो 15,000 के नए बुक्स है उस पर मैं केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा एज 15,000 इंटू 15/100 यानी कि 15% इंटू 3/12 यानी कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो उसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो उसका आंसर मुझे मिल रहा है 562.5। राउंड फिगर आई टेक इट एज 563, राइट। तो पुराने बुक्स का डेप्रिसिएशन 3,300, वो तो क्लियर था, 22,000 के ओल्ड बुक्स थे उस पर 15% 3,300। 15,000 रुपए के नए बुक्स थे उस पर 15% फॉर 3 मंथ्स। आंसर मिला 562.5, राउंड फिगर में उसे लूंगा 563। तो पुराने बुक्स का डेप्रिसिएशन 3,300, नए बुक्स का डेप्रिसिएशन 563, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल डेप्रिसिएशन 3,863 बना। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो इसका मतलब है दोनों बुक्स मिला के मुझे 3,863 का डेप्रिसिएशन देना है। तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स में आऊंगा। एसेट्स में ऑलरेडी मेरे पास बुक्स कितने दिख रहे हैं, तो एसेट्स में मेरे पास 37,000 के बुक्स है, उससे कहूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 3,863, 37,000 माइनस 3,863, बाहर मेरे बुक्स बच जाएंगे 33,137। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, पहले बुक्स को डेप्रिसिएट किया, मैंने ओल्ड बुक्स न्यू बुक्स सेग्रीगेट किए, उनको डेप्रिसिएट किया और उसका टोटल बाहर निकाला। सेम वे इसी एडजस्टमेंट में आपको कहा है कि डेप्रिसिएट करो। किसे डेप्रिसिएट करना है आपको, तो उन्होंने कहा है कि फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो, 10% ऑन फर्नीचर। तो फिर से एसेट्स में देखो, फर्नीचर में फिर से हमारे पास ओल्ड फर्नीचर है, न्यू फर्नीचर है। तो मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये वाला वर्किंग नोट जैसे हमने बुक्स का वर्किंग नोट किया सेम आपको करना है। कैसे करोगे, तो मेरे पास पुराना फर्नीचर था कितना 40,000, नया फर्नीचर है कितना 50,000। तो वर्किंग नोट जैसे हमने बुक्स का किया वैसे ही पुराने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, नए फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। पेमेंट साइड में चाहिए तो देख लो कि जो नया फर्नीचर है वो कब खरीदा है, तो उतने ही पीरियड का कैलकुलेट करो। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डू द वर्किंग नोट। फिर अगला पार्ट देखो वीडियो का एंड चेक करो कि आपका वर्किंग नोट और मेरा वर्किंग नोट सेम है या नहीं। चलो, तो सबने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया क्या, राइट? उसके लिए भी आप वर्किंग नोट मैंने आपको बनाने के लिए कहा था कि बुक्स की जैसे आपने डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट बनाई वैसे ही फर्नीचर के डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट बनाओ, राइट? तो यहां पर देखते कि कैसे इसकी वर्किंग नोट बनेगी। तो फिर से मेरे पास टोटल फर्नीचर अवेलेबल है 90,000। कैसे 90,000 अवेलेबल है, बैलेंस शीट में मुझे 90,000 दिख रहा है, 40,000 का पुराना है, 50,000 का नया है, राइट? तो उसका डेप्रिसिएशन के लिए मैं फिर से 90,000 में से
पुराना फर्नीचर 40,000, नया फर्नीचर 50,000 से एग्रीगेट कर रहा हूँ। अब जो पुराना फर्नीचर है उस पर मैं स्ट्रेट अवे क्या कर रहा हूँ, 10% डेप्रिसिएट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 40,000 का 10% बिकेम 4,000। इज इट क्लियर? तो पुराने फर्नीचर का 4,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम कंसिडर करते हैं नया फर्नीचर। तो नया फर्नीचर इज 50,000। मुझे बताओ नया फर्नीचर खरीदा कब है? तो पेमेंट साइड में मुझे दिख रहा है न्यू फर्नीचर इज परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018। तो जो नया फर्नीचर है वो पेमेंट के हिसाब से हमने खरीदा है 1 जुलाई 2018। अब मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो 1 जुलाई 18 टू 31 मार्च 2019 अगर मैं मंथ्स कैलकुलेट करता हूँ जुलाई 18 टू मार्च 19 तो इट बिकेम 9 मंथ्स। तो इसका सिंपल मतलब है जो नया फर्नीचर है उसे खरीद के 9 महीने पूरे हो गए। तो मतलब मुझे नए फर्नीचर पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस प्रकार कैलकुलेट करूंगा? तो मेरा नया फर्नीचर है 50,000 का, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% यानी कि 50,000 इंटू 10/100 इंटू आई हैव टू कैलकुलेट इट फॉर 9 मंथ्स यानी कि इंटू 9/12। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन का आंसर मुझे मिल रहा है 3,750। 50,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स इज 3,750। तो पुराने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 4,000, नए फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3,750, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बन रहा है 7,750। तो ये 7,750 में डेप्रिसिएशन उठाऊंगा एंड फर्नीचर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस डेप्रिसिएशन 7,750। तो मेरा टोटल फर्नीचर था 90,000 माइनस 7,750। फर्नीचर की टोटल आउटर कॉलम में बची 82,250। राइट? तो मैंने पहले वर्किंग में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, फिर इसे फर्नीचर से सब्ट्रैक्ट करके फर्नीचर की टोटल बाहर निकाली। सेम मैंने बुक्स के साथ किया था। बुक्स की भी वर्किंग नोट में मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसे बुक्स से सब्ट्रैक्ट किया एंड बुक्स की वैल्यू बाहर आ गई। तो फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन हो गया, बुक्स का भी डेप्रिसिएशन हो गया। अब इन डेप्रिसिएशन का एज यूजुअल सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ऑन द एक्सपेंसेस साइड। तो इन दोनों डेप्रिसिएशन को उठाओ, एक्सपेंसेस में लिखो टू डेप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो बुक्स। बुक का डेप्रिसिएशन था 3,863, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 7,750, दोनों मिला के 11,613 आउटर कॉलम। इज इट क्लियर? तो दोनों डेप्रिसिएशन को मैंने एक्सपेंसेस में पोस्ट कर दिया, मतलब डेप्रिसिएशन का भी मेरा सेकंड इफेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर चौथी और आखिरी एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर ली। तो फिर से मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट की भी जरूरत नहीं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो एंड बैलेंस शीट टैली करो। 5-10 मिनट जब आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखो एंड चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने पर आपको सरप्लस मिला होगा 44,387। कैसे? तो इनकम साइड की टोटल है 3,29,000, एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है 2,84,613। तो इनकम साइड इज ग्रेटर, तो 3,29,000 माइनस 2,84,613 मुझे सरप्लस मिल रहा है 44,387। अब इस सरप्लस का सेकेंड इफेक्ट में क्या करूंगा? सरप्लस उठाऊंगा एंड कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तो कैपिटल फंड में मैं लिखूंगा प्लस सरप्लस 44,387। तो 6,80,000 का कैपिटल फंड था प्लस 44,387 का सरप्लस में उसमें ऐड करूंगा तो टोटल कैपिटल फंड बाहर बचेगा 7,24,387। राइट? तो कैपिटल फंड सबका बाहर बच रहा है 7,24,387। पहले मैंने सरप्लस कैलकुलेट किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करके, फिर सरप्लस को मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया एंड कैपिटल फंड की टोटल बाहर ले ली एंड अब फाइनली सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट 7,60,387। कितने पे टैली हो रहा है? 7,60,387 ऑन बोथ द साइड। सबका बैलेंस शीट इस अमाउंट पे टैली होगा। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो। एनपीसी में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। इज इट क्लियर? तो एनपीसी में यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द क्वेश्चंस। राइट? तो वीडियोस को बार बार आप प्ले करके देखो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको फिर से रिवाइंड करके देखो। ये आपके पास ऑप्शन है। राइट? कि ये लेक्चर खत्म हो गया मतलब हमारा ये सम खत्म हुआ, ऐसा नहीं। अगर आपको डाउट है तो फिर से वीडियोस को रिप्ले करके देखो, जिन सेक्शन में डाउट है वो रिप्ले करो। राइट? एंड आपके डाउट्स क्लियर करो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ।
कल हम सॉल्व करेंगे इसके अगला वाला क्वेश्चन, यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11। तो सबको मैं फिर से होमवर्क के लिए दे रहा हूँ काम कि 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट रेडी करो, राइट। ये 11th क्वेश्चन भी अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली उसी तरह है, विथ सर्टन एडजस्टमेंट्स। नए एडजस्टमेंट जो इसमें नहीं है वो उसमें है, बट किए हुए एडजस्टमेंट है। तो जो क्वेश्चन 11 है वो हमने इससे पहले जितनी चीज़ें पढ़ी हुई है उसी का कॉम्बिनेशन करके है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी डेप्रिसिएशन था, उसमें भी उसी प्रकार डेप्रिसिएशन है, नया एंड पुराना। इज इट क्लियर? तो मैं होमवर्क के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, स्टार्ट टू एंड सॉल्व कर, राइट। अगर डाउट होगा तो फिर हम कल डिस्कस उसे करने ही वाले हैं। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 11 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल का होमवर्क रेडी करके फिर वीडियो देखो, राइट। तो होमवर्क रेडी करो और फिर कल का वीडियो देखो। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।